हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारी यूपीटीटी की पर्यावरण की क्लास नंबर 2 आज जो होने जा रही है, और इसमें भी हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चंस का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 2 में हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपको दे रखा है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, दूसरा दे रखा है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तीसरा है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो सीधे सीधे जो है आपका होता है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि सही आंसर है। सेकंड है कि जल जनित रोग का उदाहरण। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो कि जल से फैलता है, यानी कि जल के द्वारा जो पैदा होता है। ऑप्शन 1 है इसमें डिप्थीरिया, सेकंड है टॉन्सिलाइटिस, थर्ड है अतिसार, और फोर्थ है खसरा। तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है यानी ये अतिसार, अतिसार जो होता है ये जल जनित रोग है जो कि दूषित जल पीने के कारण होता है। ठीक है, दूषित जल ये जो है पीने के कारण जो है ये बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं अतिसार। ठीक है, अगर आप इसको एक कॉमन नेम जाने तो अतिसार का जो एक दूसरा नाम है इसे कहा जाता है डायरिया के नाम से, आप जानते होंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि मिस्टर एक्स को डायरिया हो गया, तो डायरिया जो होता है ये दूषित जल पीने के कारण होता है। तो ये याद रखें, जल जनित रोग जो है वो है डायरिया यानी कि अतिसार। देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो क्या नष्ट हो रहे हैं यहाँ पे? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा है कोणधारी वन, और चौथा है मैंग्रोव वन। तो देखो, सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि जो समुद्री प्रदूषण है इसके कारण सबसे ज्यादा जो वन नष्ट हो रहे हैं वो है मैंग्रोव, यानी कि 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है तो ये भी जाने। जो मैंग्रोव वन है ये जो समुद्री जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये खारे जल में उगते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं कहाँ पे उगते हैं? खारे जल में। ठीक है, ये खारे जल में उगते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो मैंग्रोव वन होते हैं इनको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है ज्वारीय वन भी कहा जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से जो है सबसे ज्यादा तो प्रदूषण का प्रभाव जो है इन्हीं के ऊपर पड़ जाता है, और जो मैंग्रोव वन होते हैं वो समुद्री प्रदूषण के कारण जो है वो नष्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो भूकंप है ये मानव निर्मित नहीं है। दूसरा है सुनामी, ये भी आपका जो है प्राकृतिक आपदा कही जाती है ये सब, सुनामी। तीसरा है रासायनिक आपदा, और चौथा है भूस्खलन। तो जो रासायनिक यानी जो केमिकल है, ठीक है ना, तो ये रासायनिक आपदा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये जो आपका है मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक आपदा। और जो आपके भूकंप है जिसे आप इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, सुनामी है और भूस्खलन है, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो ये आपको पता होगा, शुक्र। सभी ने पढ़ा होगा इसे ज्योग्राफी में कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है एक चीज और इसके बारे में जानिए। अगर शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे तो एकदम सेम रिपीट ना करके कुछ और पूछ दे। तो इसे जो है भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो ग्रह है ये क्या है, आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। और ये जो बात बताई गई है ये बताई गई है आपको शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वर्णिम रेशा इनमें से कौन है, या फिर स्वर्णिम रेशा क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन चाय, दूसरा कपास, तीसरा जूट और चौथा रबर। तो जो स्वर्णिम से आप समझ सकते हैं सोने से तात्पर्य है। ठीक है,
तो स्वर्णिम रेशा जो है वो कहा जाता है कपास को। ठीक है, स्वर्णिम रेशा जो है कहा जाता है कपास को। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम रेशा कपास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कटीली झाड़ियाँ, इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पहला है आपका गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में। नेक्स्ट है आपका इसमें गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। तीसरा है शीतल ध्रुवीय जलवायु में, और जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कटीली झाड़ियों की बात की जा रही है तो देखिए जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं ये जो है ऐसी जगहों पे पाई जाती है जहाँ पर जो है पानी की कमी होती है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जैसे कैक्टस प्लांट होता है, कैक्टस भी जो होता है वो कटीला होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है कटीली चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो कटीली झाड़ियाँ हैं, अधिकतर जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ये आपके जो है रेतीले स्थानों पे पाए जाते हैं। तो इनके लिए विशेषता क्या है कि अगर पानी की कमी है तो वहाँ पर जो है कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। और पानी की कमी जो है किस क्षेत्र में या फिर किस जलवायु क्षेत्र में होता है, तो ये होता है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे जो पौधे होंगे वो कटीले होंगे या फिर वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये जो है पानी की कमी के कारण जो है वो नुकीले हो जाते हैं, इसी वजह से जो है वो झाड़ियाँ कटीली होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है जल का विनाश, दूसरा है जल का संरक्षण, तीसरा है वनों की कटाई और चौथा है भूमि अपरदन। तो देखो पर्यावरण की समस्या कह रहा है, तो जो जल का अगर विनाश हो जाएगा तब भी जो है आपका समस्या होगा, वनों की कटाई हो जाएगी तब भी समस्या है पर्यावरण के लिए, भूमि का अपरदन होने लगेगा तब भी समस्या है। यानी कि अगर जल का संरक्षण हम करें तो कोई भी पर्यावरण की समस्या नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें कोई भी जो है पर्यावरण की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए आपका है 9th क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है। तो ये जो क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये पहले भी कराए गए हैं एक बार, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है पुष्प उत्पादन से, तीसरा है मत्स्य उत्पादन से और चौथा है फल उत्पादन से। तो पहले तो आपको आंसर बता दूं, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। इसके बाद से फिर बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे पुष्प उत्पादन है, तो पुष्प उत्पादन जो है इसमें देखिए कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे जो आपकी है यहाँ पे, जैसे दुग्ध उत्पादन पहले देख लो। तो दुग्ध उत्पादन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, श्वेत क्रांति। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। ये है आपका श्वेत क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य का आपने देख लिया है कि ये जो होता है नीली क्रांति। ठीक है, अब उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद से देखिए पुष्प उत्पादन और फल उत्पादन है, तो इसको जो है कोई विशेष उसमें नहीं रखा गया है। अगर हम बात करते हैं फल उत्पादन की, तो इसे जो है सब्जी और फल उत्पादन में जो है जिस तरह से अगर हम यूज करें विशेषकर, तो ये सुनहरी क्रांति में आ सकता है। ठीक है, आ सकता नहीं है, आएगा ये। ठीक है, सुनहरी क्रांति में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो पहले तो जान लो कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है। तो देखो उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ले सकते हैं जिसको हम परख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अंकों के आधार पर बांट सकते हैं। तो जैसे स्वास्थ्य हो गया, इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से योग हो गया, इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। संगीत हो गया, इसे भी। यानी कि जो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है आपका इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीतिक विज्ञान और चौथा है व्यावसायिक विज्ञान, सॉरी व्यावसायिक शिक्षा है वो। तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो इसके शामिल में इसके जो आयाम है उसमें शामिल नहीं है। तो पहले तो आप ये जान लें, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है 2005, इसके द्वारा क्या क्या आयाम सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित हैं, तो उसमें आपका इतिहास है। ठीक है, ये है। फिर भूगोल भी शामिल है, नागरिक शास्त्र शामिल है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है,
इसके बाद से आपका अर्थशास्त्र विषय है, ठीक है। अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में, ये आपका आ जाएगा। यानी कि व्यावसायिक शिक्षा जो है, ये व्यावसायिक शिक्षा जो है, ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान का कोई भी आयाम नहीं है। तो यहाँ से आपका व्यावसायिक शिक्षा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपका है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन सा है। प्रोटीन की बात की गई है, ऑप्शन देखिए, पहला है दूध, दूसरा है मांस, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है अंडा। तो प्रोटीन की बात की जाती है तो आपको पता है कि शरीर में सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता जो होती है प्रोटीन की होती है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप ये भी जानिए कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा। तो अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण जो है सूखा रोग हो जाता है शरीर में, जानना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है पूछा जाए। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्कृष्ट जो स्रोत है जिसका, तो ये है आपका सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। और ध्यान रखिएगा कि इसमें 43% जो है प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा, उल्टा, अनियमित और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका एकदम सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो एकदम सीधा होता है, ठीक है ना, इस तरह से पिरामिड होता है, तो ये एकदम सीधा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है 14th, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। शारदा एक्ट के लिए देखिए यहाँ पे आपको ये पता भी होगा, ऑप्शन आपका है बाल विवाह, दूसरा है दहेज प्रथा, तीसरा है बाल श्रम, चौथा है अनिवार्य शिक्षा। शारदा एक्ट, इसके विषय में जाने तो पहले ये 1929, ठीक है ना, 1929 में शारदा एक्ट, ये आपका जो है 1929 में, ठीक है। और इसका सीधा संबंध जो है वो बाल विवाह से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। और इसके तहत जो है बाल विवाह, इसमें जो है लड़के और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है लड़कों की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी, शारदा एक्ट जो 1929 में आया था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है परिवार से, दूसरा विद्यालय, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र और चौथा है धार्मिक केंद्र। तो अगर सामाजिकरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप कि बच्चों को जो है सामाजिकरण का पहला पाठ जो है उनके परिवार से ही प्राप्त होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि परिवार को जो है बच्चों की प्रथम पाठशाला कहा जाता है या फिर बालक का प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, जहाँ पे वो जो है अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है। और अगर बात करें सामाजिकरण की, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया भी परिवार से ही शुरू होती है, इसीलिए जो है परिवार को सामाजिकरण का प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है, जहाँ पे उसे पहला पाठ दिया जाता है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है आपका, परिवार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है तपेदिक यानी क्षय रोग, बी है आपका कैंसर, तीसरा है आपका अल्सर और चौथा है अनिद्रा। तो अगर धूम्रपान की बात करते हैं तो धूम्रपान के कारण सबसे ज़्यादा जो है कैंसर होने का खतरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। और फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसमें, ठीक है, फेफड़े जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए जो है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग जो है वो आपका कैंसर है। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत बताइए। तो ऑप्शन देखिए 20 आपका 20.95%, 78.09%, 21% और 0.03%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो हमारे वायुमंडल में है वो नाइट्रोजन की है। तो जो चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा 78.09%, जो कि नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे वायुमंडल में। जो 21% है ना, ये जो मात्रा है आपकी ऑक्सीजन की है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। पहला समुद्री जल, दूसरा वर्षा का जल, तीसरा पर्यावरण, चौथा है हरे पौधे। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आपको सभी को पता होगा कि हरे पौधों के कारण जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो है किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हरे पौधों के द्वारा ही उत्सर्जित होती है, इसीलिए जो है प्रमुख स्रोत जो है प्रकृति में वो हरे पौधे ही हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है।
पहला ऑप्शन है 72, बी है 70, सी है 75, डी है 80। ठीक है, क्योंकि ये हृदय की जो गति है वो पूछ रहा है यहाँ पे धड़कन की, तो प्रति मिनट पूछ रहा है कि कितनी धड़कन होती है, तो यहाँ से आपको 72, ठीक है ना, पहला ऑप्शन जो है 72। ठीक है, ये प्रति मिनट की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रति मिनट धड़कन की बात की जा रही है, तो 72 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला है यकृत, दूसरा है वृक्क, तीसरा है फेफड़े और चौथा है हृदय। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदलना। ठीक है ना, तो यही आपका ऑप्शन सही है इसमें, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? पहला है सभी जीव, दूसरा है भू आकृतिक कारक, तीसरा है जलवायवी कारक और चौथा है ये सभी। तो अधिकतर केसेस में जब भी ये सभी को ऑप्शन आता है तो नॉर्मली वही सही होता है, वैसे ये सही भी है, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है सभी जीव, जैसे सभी जीव हो गए, इसमें जलवायवी जितने भी घटक हैं, ठीक है, भू आकृतिक कारक हैं, तो ये सभी सम्मिलित रूप से इसमें आएंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रमुख घटक है इसके लिए जो है सभी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका बाल विवाह, दूसरा दहेज, तीसरा बाल श्रम और चौथा ये सभी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मैक्सिमम केसेस में जब भी ये सभी का ऑप्शन आता है तो वही सही होता है। ये एक तुक्का मारने का तरीका है, नॉर्मली ये सही हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इजी है। सामाजिक बुराइयाँ क्या क्या है? तो आपको पता है कि बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है और बाल श्रम भी है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा बिहार, दूसरा झारखंड है, तीसरा बिहार, चौथा उत्तराखंड। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो ये जो है इसकी जो स्टार्टिंग है वो आपका जो है उत्तराखंड राज्य में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? उत्तराखंड राज्य में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। और ये जो है स्टार्ट हुआ था 1973 में, ध्यान रखिएगा, और कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, 1973। और अगर बात करें कि जो आपका चिपको आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है, तो ये जो आपके पर्यावरणविद हैं सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुंदर लाल बहुगुणा ये जो है इस आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसका मतलब मेनली जो है अगर बात करें चिपको आंदोलन की, तो इसका जो ये आंदोलन किया गया था ये वृक्षों की कटाई के विरोध में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? वृक्षों की कटाई के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। पहला चेचक, दूसरा मलेरिया, तीसरा है आपका प्लेग, चौथा तपेदिक। तो जो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है वो है आपका प्लेग, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो चूहों के द्वारा फैलता है रोग वो प्लेग होता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना रुकता ही नहीं है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है इसी की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, और इसकी कमी के कारण क्या होता है? अगर चोट लग जाती है तो रक्त का बहना रुकता ही नहीं है, अगर विटामिन ए की कमी है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए जो सागरी खरपतवार होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए पहले क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा। तो अगर हम लोग बात करते हैं सागरी खरपतवार की, तो इसे आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सागर का जल होता है ये जो होता है कैसा होता है? लवण युक्त होता है। ठीक है, तो इसके खरपतवार भी जो है वैसे ही हो जाते हैं, तो ये आयोडीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है,
नेक्स्ट है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक है, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी। तो अगर हम जीवाणु और कवक की बात करें तो इन्हें ही पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे जीव हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने ही क्षेत्र में जो भी उपस्थित मृत जैविक पदार्थ होते हैं उन्हें खा करके अपना निर्वहन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत आसान, बताने की जरूरत नहीं है, बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इसमें आप एक चीज जानिएगा कि जो इनका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, बाघ का अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक नाम, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, टाइग्रिस। ऐसे ही आप जैसे मोर है जो आपका राष्ट्रीय पक्षी है, उसका नाम भी आपको वैज्ञानिक पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका उसका नाम है पावोक्रिस्टेटिस। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय फल की बात करें, आम है तो है ना, मैग्निफेरा इंडिका। तो इस तरह से वैज्ञानिक नाम भी आप पढ़ के जाएंगे जरूर से। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पहला ऑप्शन है कागज, दूसरा है कपड़ा, तीसरा धातु और चौथा प्लास्टिक। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो हानिकारक हमारे पर्यावरण के लिए है वो है प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से है ये सबसे ज्यादा हानिकारक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो सभी को पता है, डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में हम लोग मापते हैं ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को। तो ये रहे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर 30 क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।